दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 5 दिन हुए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, लेकिन दूसरे दिन से ही अगर बेचैनी सत्ता में होने लगी है तो यह बेचैनी सोचिए तब क्या होगा जब असम से निकलकर बुलडोजर के राज्य तक यह यात्रा पहुंचेगी। और शायद इसी बात को लेकर सत्ता के भीतर हड़कंप मची हुई है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि राजनीति के रंग बड़े निराले होते हैं। पता नहीं जनता को कौन सा रंग कब अच्छा लगने लगे और कौन सा राजनीति का रंग किसी दूसरे की राजनीति के रंग को ही एक झटके में ना उतार डाले। और कुछ ऐसी ही स्थिति इस वक्त दिल्ली को लेकर है। दिल्ली में नेता नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं और राहुल गांधी भी नहीं। दोनों की दो अलग अलग दिशाएं हैं, दोनों के दो अलग अलग मंच हैं, दोनों के कहने के तरीके और जनता से वोट मांगने के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। और शायद यही वजह है कि दो दिशाओं में होते हुए भी, अलग अलग बात कहते हुए भी, दो अलग रंगों को रखते हुए भी नजरें दिल्ली को लेकर ही है। तो शायद 2024 इतना आसान बिल्कुल नहीं है। एक तरफ महाराष्ट्र का रंग प्रधानमंत्री के जरिए उभर कर आया, तो दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में यात्रा की शुरुआत के साथ 5वें दिन ही यात्रा में असम के मुख्यमंत्री जब हैरान परेशान हो गए और 5वें दिन ही एक एफआईआर दर्ज कर ली, तो सवाल यह भी उठा, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी ताकत और जो लाडलेपन में दिल्ली के करीब है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री इस दौर में असम के सीएम ही हैं। और उन्हें ही परेशानी अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से होने लगी है तो मतलब बहुत साफ है कि जनता की जमीन पर वह खड़े नहीं है। और जनता की जमीन पर चलते हुए जनता को साथ जोड़ने की परिस्थितियों में जिन सवालों को राहुल गांधी उठा रहे हैं, उन सवालों से अपना जुड़ाव कहीं जनता तो नहीं देख रही है। इन दो अलग दिशाओं में आप चलना शुरू करें उससे पहले हमें लगता है एक तस्वीर आपको देखनी चाहिए। यह एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है जो भावुक हो गए, और उसी के साथ एक दूसरी तस्वीर है, यह राहुल गांधी की है जो असम में बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों आने से घबराते हैं। इन दो तस्वीरों को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस सफर पर निकलेंगे कि आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर सत्ता में हड़कंप मची हुई क्यों है। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। आप जानते हो कि मणिपुर को बीजेपी ने जला दिया है। वहां पे महीनों से सिविल वॉर जैसा माहौल बना हुआ है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और आज तक प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। तो प्रधानमंत्री का भावुक होना और राहुल गांधी का आक्रोश के साथ मणिपुर के सवालों को उठाना, इन दो परिस्थितियों में एक लकीर खींच लीजिए। अभी यह यात्रा नॉर्थ ईस्ट में है और इस यात्रा की समाप्ति महाराष्ट्र में मुंबई में होनी है। प्रधानमंत्री आज सोलापुर में थे जब प्रधानमंत्री आवास को बांटते वक्त वो भावुक हो गए और उन्हें अपना बचपन याद आ गया। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर सत्ता अभी भी किसी बच्चे के समान देखती मानती है और वही आक्रोश में है। तो क्या भारत के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ राहुल गांधी जुड़ चुके हैं, या फिर प्रधानमंत्री मोदी को लगने लगा है कि शायद उनकी अपनी जमीन भावुकता के आश्रय ही बांधी जा सकती है। ये दो अलग अलग बिल्कुल दिशाएं हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के 48 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, इन दोनों को मिलाइएगा तो 128 सीट बड़ी मायने रखती है।
और यात्रा की शुरुआत में असम के भीतर ही सबसे लाडले मुख्यमंत्री को अगर परेशानी हो चली है तो अगला सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के वैकल्पिक तौर पर अगर बीजेपी के भीतर और संघ के भीतर किसी सीएम की पहुंच और पकड़ है तो वो नाम योगी आदित्यनाथ का है। तो जब बुलडोजर राज्य में यह यात्रा पहुंचेगी और न्याय के हक का सवाल उठाएगी तब क्या होगा? तो आइए इस सिलसिले को आज खोलना शुरू करते हैं। इस सिलसिले को खोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि असम के भीतर की 14 लोकसभा सीटें और राज्य विधानसभा के भीतर 126 विधानसभा की सीटें, जिन जगहों से यह यात्रा निकल रही है और जहां पर लोग राहुल गांधी की यात्रा को देखने के लिए जुटने लगे हैं, उनके बीच खड़े होकर राहुल गांधी ने जब खुले तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि राज्य का मुख्यमंत्री देश के मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में सबसे करप्ट है, सबसे भ्रष्ट है, तो उसके बाद राजनीति पूरे उफान पर आ गई और कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक न सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि तमाम माध्यमों के जरिए हर उस करप्शन को सामने रखा जाने लगा जिसको लेकर राजनीतिक दल के तौर पर कांग्रेस बार बार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को कटघरे में खड़ा करती है। शारदा नारदा केस छुपा हुआ नहीं है, सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, ईडी के पास यह केस है, इसमें पश्चिम बंगाल के दर्जनों मंत्री हैं, इसमें असम के भी मंत्री हैं और सवाल यह है कि वह फाइल बस्ते ठंडे बस्ते में बंद है। और जब राहुल गांधी ने जैसे ही इस बात का खुले तौर पर ऐलान किया कि राज्य के मुख्यमंत्री सबसे करप्ट हैं, तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक के बाद एक फहरिस्त सामने आने लगी कि दरअसल यह तो भूमि घोटाला यहीं पर हुआ है, सब्सिडी घोटाला यहीं पर हुआ है, पीपीई की जो किट थी उसमें भी घोटाला हुआ और शारदा घोटाले का केस तो बाकायदा सरकार के पास पड़ा है, पूरी फाइल पड़ी है। और बड़ी बात तो यह है कि असम की मौजूदा राजनीतिक पहचान इसलिए नहीं है कि वह दरअसल मुख्यमंत्री कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में गए और बीजेपी की सत्ता ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। जी नहीं, इस दौर में समूचे नॉर्थ ईस्ट राज्यों को संभालने की जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री पर है। इस देश के भीतर कभी कोई परेशानी अगर बीजेपी को आ जाए तो उसे संभालने की जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री की है। क्योंकि याद कीजिए 2022 जब महाराष्ट्र में राजनीतिक तौर पर सत्ता डिगी, शिवसेना टूटी, तो फिर एकनाथ शिंदे कहां गए थे? उन्होंने गुजरात का रास्ता पकड़ा, लेकिन गुजरात से बात बनी नहीं तो उड़ान भरकर वह असम पहुंच गए थे। और असम इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है कि वहां तक राजनीति अक्सर थकने लगती है, हांफने लगती है। लेकिन पहली बार असम में पहुंचकर यानी हेमंत बिस्वा शर्मा के गढ़ में पहुंचकर राहुल गांधी ने जिस बात का ऐलान किया और उसके बाद राजनीति क्यों गर्मा गई और वहां की लोकसभा की 14 सीटें क्यों मायने रखती है और इसका असर क्या पड़ेगा, यह एक शुरुआत अगर ऐसी है तो आने वाले वक्त में क्या होगा, इसको समझने से पहले राहुल गांधी ने कहा क्या, इसे सुनिए। नागालैंड में जहां हम कल थे, नागालैंड में प्रधानमंत्री ने वायदा किया, वहां पे उन्होंने अकॉर्ड करने का वायदा किया, 9 साल पहले किया, उसको पूरा नहीं किया। और यहां पे आप जानते हो आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं आया, राज्य के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से देश का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। यह बफोर्स से लेकर भोपाल गैस कांड में एंडरसन को भगाने तक यही शामिल रहे हैं, यही परिवार शामिल रहा है। यह सिर्फ भ्रष्ट नहीं है, डुप्लीकेट भी है। अपने तौर पर इतनी बात कही गई करप्शन को लेकर, लेकिन अगला सवाल यह था कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है तो उस न्याय यात्रा का एक हिस्सा तो इस देश ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखा, लेकिन कहीं पर कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन पहली अड़चन असम में क्यों आ गई और असम के मुख्यमंत्री के निर्देश या इशारों पर एक एफआईआर दर्ज की गई इस न्याय यात्रा को लेकर और कहा गया कि अगर इसने रूट बदला है तो इसके खिलाफ एफआईआर होगी। और आज तो नहीं,
लेकिन 2-3 महीने के बाद सरकारी मेहमान बना लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। तो क्या स्थिति वाकई विकट है असम के भीतर? राजनीतिक तौर पर एक पन्ना पुराना पलटिए, इसलिए क्योंकि असम के भीतर विधानसभा हो या लोकसभा हो, परसेंटेज ऑफ वोट कांग्रेस और बीजेपी के भीतर बड़ा ही कम का रहता है। अगर आप लोकसभा की 14 सीटों पर देखें, बीजेपी 9 सीट जीती जरूर, लेकिन बीजेपी को 36.05% वोट मिलते हैं। कांग्रेस 3 ही सीट जीतती है, लेकिन उसको 35.44% वोट मिलते हैं। अंतर जो है 1% वोट से भी कम का है। और ऐसा नहीं है कि विधानसभा में उसने कुछ कमाल किया हो। विधानसभा के भीतर 126 सीटें 2021 में इलेक्शन हुआ था, उस समय बीजेपी 75 सीट जीती थी, कांग्रेस 50 सीट जीती थी। बीजेपी को वोट मिला था 44.5% और कांग्रेस को वोट मिला था 43.68%। यानी यहां भी 2% भी दूर की बात, 1% के हिसाब से समझिए तो उससे भी कम का मार्जिन है। यानी दोनों जगहों पर 1% से कम के मार्जिन में बीजेपी जीत रही है और राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और जो यात्रा जिस असर डाल रही है, जहां पर असम से जो जानकारी आ रही है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। यह बीजेपी के ही जिले हैं, खासतौर से धुबरी जिला, बारपेटा जिला, कामरूप जिला, नलबाड़ी जिला, लखीमपुर जिला, डिब्रूगढ़ जिला, तिनसुकिया और जोरहाट, जहां पर यह सवाल हुआ और जहां पर एफआईआर दर्ज की गई। और यात्रा को लेकर चाहे करीमगंज हो, हैलाकांडी हो, कोचर हो, दीमा हो, वेस्ट कार्बी हो, आंगलोंग का इलाका हो, उन तमाम जगहों पर बड़ी तेजी से लोग एकजुट होकर सड़कों पर नजर आने लगे हैं, जो कि बेचैन कर रही है असम की सरकार को। और क्या एफआईआर उसकी एक शुरुआत है और आने वाले वक्त में ये तेवर और तीखे होने वाले हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस यात्रा के शुरू में ही अगर असम के भीतर ऐसी हड़कंप मच चुकी है तो कल्पना कीजिए उसके बाद से वो यात्रा जिन जिन राज्यों से गुजरेगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो उत्तर प्रदेश है और जहां पर अंत होना है वह महाराष्ट्र है। तो क्या इसी बात को लेकर हड़कंप है? और नई नीतियों के तहत एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन उसको एक झटके में जब समूची कांग्रेस ने बहुत ही तीखे स्वर अपना लिए तो दिल्ली के भीतर घंटी बजी और दिल्ली से दिशा निर्देश जारी हुए, रोकना नहीं है, गिरफ्तार नहीं करना है, अन्यथा चीजें बिगड़ जाएंगी। और इस दौर में एक अच्छा माहौल है जहां पे अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र पूरे देश में हो रहा है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। तो क्या राजनीतिक तौर पर किसी का रंग उतर रहा है, किसी का रंग चढ़ रहा है? क्योंकि कांग्रेस के तीखे तेवर और एक के बाद एक नेता, जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई और जिक्र हुआ कि यात्रा को रोक देंगे, उसके बाद एक एक नेता, चाहे वो गौरव गोगोई हो, चाहे केसी वेणुगोपाल हो, चाहे कम्युनिकेशन को संभाले हुए जयराम रमेश हो, तीनों एक साथ जब सामने आए उसके बाद स्थिति असम की राजनीति के भीतर गरमाने लगी। इन तीनों के छोटे छोटे वाक्यों को सुनिए, इससे तेवर पता चलते हैं कि कांग्रेस जिस रंग में इस न्याय यात्रा के जरिए निकल कर आ रही है वो दिल्ली को क्यों बेचैन कर रही है और असम के मुख्यमंत्री क्यों परेशान है। I think he might be angry about this yatra because this yatra going to expose him as a most corrupt chief minister of Assam. This yatra going to narrate the story that how he is looting the state of Assam. मुख्यमंत्री जो कुछ भी कहे, उनको जो करना है वो करने आप लोग दीजिएगा। गिरफ्तार होने को पर तैयार हम हैं? लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बरकरार रखेंगे। अगले 7 दिन में हम असम में हैं। गिरफ्तार होने को गुवाहाटी तैयार में हैं? भी जाएंगे। गिरफ्तार होने को चलिए तैयार? देखिए, गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार करने दीजिए ना, हमें चुनौती स्वीकार है। सीएम कह रहे हैं आप लोग रूल तोड़ रहे हैं, पुलिस कार्रवाई हो सकती है। देखिए, किसी से डरने नहीं वाले। धन्यवाद। गिरफ्तार लोग हमारे होने को साथ तैयार हैं हैं, आप लोग? लोक शक्ति हमारे साथ है, किसी से डरने नहीं वाले, किसी एफआईआर से डरने नहीं वाले। कह रहे हैं शहर में आप जा ही नहीं सकते। बस थैंक यू, बाद में बोलूंगा कह रहे मैं। हैं शहर में आप जा नहीं सकते। वो देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सबकी जाने की सुविधा है। लोग जहाँ पे हमको बुलाएंगे हम वहाँ पे जाएंगे, कोई सरकार हमको रोक नहीं सकती। थैंक यू सर, थैंक यू। अरसे बाद कांग्रेस में ये तेवर लौटे हैं और अरसे बाद सत्ता को लगने लगा है कि अगर इस यात्रा का असर जनता के भीतर इस तरीके से होने लगा तो आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। तो क्यों नहीं असम में ही उसको शांत कर दिया जाए?
क्या यही सोचा गया? क्योंकि अपने तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने दो बातें कही। पहले तो खुले तौर पर कहा कि देखिए, यह न्याय यात्रा नहीं, यह मियां यात्रा है। यानी उन्होंने एक सिक्का उछाला मियां यात्रा कह के, यानी किसी तरीके से एक सांप्रदायिक लकीर खिंच जाए। मियां सामान्य तौर पर मुस्लिमों को कहा जाता है और मियां यात्रा कह के उन्होंने संदेश देना चाहा कि हिंदू साथ नहीं है, मुसलमान साथ खड़ा है। लेकिन जिन जगहों से यह यात्रा के भीतर के जानकारी निकल कर आई, उसमें वह कोचर का इलाका हो, दीमा का इलाका हो, करबी आंगलोंग का इलाका हो, तिनसुकिया का इलाका या डिब्रूगढ़ का इलाका हो या कामरूप का इलाका हो, इन जगहों से जो जानकारी आई, जो अगले 6 दिनों में यात्रा को असम के भीतर ही रहना है, तो वहां पर जो असर होगा उसमें यह बात डिफ्यूज कर गई। यानी यह मायने नहीं रखे कि आप न्याय यात्रा को मियां यात्रा कहिए। दूसरी बात, क्या इसको प्रशासनिक तौर पर चीजों को उभारा जा सकता है? इसीलिए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुवाहाटी से लेकर यात्रा निकली तो मैं 2 लोगों को गिरफ्तार कर लूंगा। अब ये 2 लोग कौन होंगे, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन कहा गया मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करूंगा। अगली लाइन उन्होंने उसके बाद यह कर दी, क्योंकि दिल्ली का एक संदेश था कि किसी भी हालत में न्याय यात्रा के जरिए कोई हड़कंप नहीं मचनी है। न्याय यात्रा को इस तरीके से चलिए कि वो लगे बस निकल के चला गया। लेकिन राजनीतिक तौर पर अड़चने आएंगी तो मुश्किल होगी। तो क्या असम के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी भूल कर दी, राजनीतिक भूल कर दी, जहां पर इस बात का जिक्र किया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उल्लंघन का केस बना और बना लेता हूं तो और जो 2 व्यक्ति हैं उन्हें 2-3 महीनों बाद सरकारी मेहमान बोलकर गिरफ्तार कर लूंगा। यानी तत्काल की स्थिति को टाला गया। यहां पर इसलिए यह जिक्र करने का जरूरत है क्योंकि असम की पहचान सिर्फ महाराष्ट्र में गिरती हुई सरकार को संभालने भर की नहीं रही है। याद कीजिए गुजरात के एक एमएलए के खिलाफ किस तरीके से कोकराझार में केस हुआ, उस एमएलए को निकल कर जाना पड़ा, वो कांग्रेस में शामिल है। मसला यह है कि असम की राजनीतिक पहचान दिल्ली की राजनीतिक सत्ता और उसके मन के अनुकूल अगर राजनीतिक कार्रवाई करती है तो वो ब्लू आइड बॉय है। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर इस न्याय यात्रा के जरिए मैसेज गलत जा रहा है, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से एक पत्रकार ने पूछा था सवाल कि यह बताइए कि आप हेमंत बिस्वा शर्मा को करप्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं, तो गृह मंत्री ने बहुत हंसे मुस्कुराए, उसके बाद बोले ऐसे नहीं पूछा जाता है, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। यानी राजनीतिक तौर पर करप्शन का मुद्दा मौजूदा राजनीति में ना आए और उससे हटकर जो देश के भी मुद्दे हैं वो ना उभरे, इस दिशा में सरकार लगातार चल रही है। और अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हक का सवाल करते हुए इन मुद्दों को उभार रही है, जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के भीतर उभारा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे असम का सवाल हो, अगर इन तमाम मुद्दों को उभार रहे हैं तो उससे एक एक झटके में एक एक सीट की परिस्थिति को समझना शुरू कीजिए। नॉर्थ ईस्ट के भीतर एक तरीके की तमाम राज्यों में एक एकजुटता है, वोटिंग पैटर्न भी उसी रूप में नजर भी आता है। कुछ क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि आप ध्यान दीजिए सिक्किम में वह एक रीजनल फोर्स के हाथ में है। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए तो नागालैंड में एक सीट है, वह भी वहां के रीजनल फोर्स के हाथ में है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, दोनों सीट बीजेपी के पास है, और त्रिपुरा की भी 2 सीट, दोनों सीट बीजेपी के पास है, और मणिपुर की 1 सीट बीजेपी के पास है। यानी नॉर्थ ईस्ट में असम को अगर माइनस कीजिए तो 11 सीटों में से 5 सीट बीजेपी के पास है। तो क्या इन 5 सीटों पर बीजेपी को झटका लोकसभा चुनाव में लगने वाला है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के सवाल पर इस दौर में दिल्ली खामोश रही। प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट के भीतर भी कुछ नहीं बोले, और जैसे ही आप असम में जाते हैं तो असम की 14 में से 9 सीट अगर बीजेपी के पास है और वोटिंग मार्जिन बहुत कम है, तो एक सवाल यह भी है, क्या इतने कम वोटिंग मार्जिन से जीती हुई बीजेपी के बड़े हिस्से पर असर पूरे असम से लेकर बाकी नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में पड़ने वाला है? यह हो सकता है। और अगर यह नजर आ रहा है लोगों के जुटने से, तो उसमें सेंध कैसी लगाई जाए? तो क्या असम के मुख्यमंत्री ने उसी दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है? यह भी हो सकता है। लेकिन अगर सवाल है, अगर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा असर है तो उसके बाद
जब देश के बीच के हिस्से में यह पूरी राजनीति खेली जाएगी, और खास तौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर भी एक वक्त शिवसेना और बीजेपी ने सिर्फ हिंदू का ही पाठ पढ़ा और हिंदुत्व के आश्रय ही राजनीति को साधा, और दोनों ने मिलकर कांग्रेस और एनसीपी का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन शिवसेना जब से बटी तो उद्धव ठाकरे ने उस हिंदुत्व के मर्म को पकड़ा है कि भगवा का मतलब क्या होता है, और भगवा के जरिए भी हिंदुत्व वोट को क्या बांटा जा रहा है या बांटने की कोशिश हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश की घबराहट इस बात को लेकर है कि अगर असम से यह प्रभाव शुरू हुआ है तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर जब अखिलेश उनके साथ होंगे तो वो कैसा असर डालेगी। और महज 22 जनवरी के चंद दिनों के बाद, यानी तकरीबन 18 से 20 दिनों के बाद न्याय यात्रा पहुंच चुकी होगी उत्तर प्रदेश में, वह किस राजनीति पर असर डालेगी। और अगर अयोध्या की राजनीति मौजूदा व्यवस्था में अधूरी बन चुकी है 2024 के चुनाव को लेकर, तो महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना उद्धव ठाकरे की किस तरीके से राजनीतिक तौर पर मूव करेगी, आज उसके एक संकेत दिखाई दिए जब उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व और भगवा को लेकर, भगवा के जरिए उन्होंने निशाने पर बीजेपी को ले लिया। सुने जरा। जो भगवा हाथ में लिया है, भगवे में फर्क नहीं होता है, हमारा भगवा अलग है। वो जो एक एडवर्टाइजमेंट थी ना, अरे तुम्हारी खमीज मेरे खमीज से सफेद कैसी, वैसे भगवा नहीं, भगवा भगवा ही होता है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का है, कभी श्री रामचंद्र का है, भगवान कृष्ण का है, सभी भवानी माता का है। तो उसमें उन्होंने भेद किया है, हिंदुत्व में भेद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं? हम गर्व से कहो हम हिंदू है कहते हैं, लेकिन अब ये जो वहां बैठे हैं नालायक लोग, वो हिंदुत्व में भेद कर रहे हैं, हिंदुओं में भेद कर रहे हैं। उनसे सावध रहो। और मुझे आज खुशी है आप सभी लोग शिवसेना में आए। ताकत तो हिंदू की बड़ी है, हिंदुओं की बड़ी है, और उसको हम सही रास्ते पर लेकर जाएंगे सबको। इसका एक मतलब तो बहुत साफ है, महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व के आश्रय बीजेपी खुद को संघ के सहारे किसी भी रूप में अगर स्थापित करना चाहती है और साथ में एकनाथ शिंदे को खड़ा किए हुए है यह कहकर कि असल शिवसेना यही है, तो भी उद्धव ठाकरे उस राजनीतिक लकीर को अब खींचने को तैयार हैं जिसके आश्रय बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर तब जगह बनाई जब उसकी कोई जगह नहीं थी। तो शिवसेना की अपनी राजनीतिक समझ उद्धव ठाकरे के जरिए उत्तर प्रदेश के भीतर अयोध्या और राम मंदिर के आश्रय बीजेपी की राजनीति और असम की राजनीति के भीतर समूचे नॉर्थ ईस्ट का सवाल, इन तीन परिस्थितियों में तीन बड़े सवाल आखिर में निकल कर आते हैं। पहला सवाल तो यह है, क्या वाकई दिल्ली की सत्ता में बेचैनी घूमने लगी है? अगर इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में यात्रा को लेकर लोगों के भीतर इतनी उम्मीद और खुशी है तो उसका असर क्या होगा? यह पहला सवाल नॉर्थ ईस्ट और यात्रा से जुड़ा है। दूसरा सवाल है, यही यात्रा जब निकलकर जनता के सवालों को उठाते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी तब क्या होगा? और यह जब महाराष्ट्र तक जाएगी तब इन सब चीजों की परिस्थिति कहीं एक झटके में बीजेपी की सीटों को 272 से नीचे लाने की स्थिति में तो नहीं आ जाएगी। यह दूसरी सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन महत्वपूर्ण है, क्या वाकई राहुल गांधी या भारत जोड़ो न्याय यात्रा मौजूदा वक्त में उस राम मंदिर या अयोध्या निर्माण के भीतर की परिस्थितियों में सेंध लगा रही है, या जनता के भीतर एक सवाल खड़ा हो चला है जो बीजेपी का कोर वोटर नहीं है? क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो या ना हो वह उसके साथ रहेगा, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कोई अलग वोटर साथ में आकर खड़ा होगा उन तमाम हकीकतों को छोड़कर जिस हकीकत का जिक्र न्याय यात्रा के जरिए निकल रहा है, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों के आश्रय उठ रहा है जो लोगों की जरूरतों से जुड़ा है। यही सवाल दिल्ली को बेचैन किए हुए है और इसी सवाल का एक असर नजर आ रहा है जब प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, भावनात्मक तौर पर लोगों को अब अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। शायद यह परिस्थिति पहले नहीं थी,
ये परिस्थिति इस दौर में और ऐसे मौके पर आकर खड़ी हुई है जबकि 22 तारीख बिल्कुल नजदीक है और प्रधानमंत्री उपवास पर है। प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी इस भावुकता को एक बार और सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए इसके मतलब मायने क्या हैं। कि सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तो हमने शुरू में ही कहा था, राजनीति के कई रंग होते हैं और कौन सा रंग जनता को अच्छा लग जाए, भा जाए, ये कोई नहीं जानता है। और राजनीति का कौन सा रंग किसी दूसरे की राजनीति के रंग को उतार दे, यह भी कोई नहीं जानता है। ये सारी चीजें आपके सामने है, सिर्फ समझिए और इंतजार कीजिए। एक तरफ 22 तारीख है और दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एक तस्वीर है जो असम से एफआईआर के जरिए निकल कर आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।